Hi and namaste दोस्तों. आई एम बैक अगेन विद ए न्यू वीडियो फॉर यू ऑल. एंड आज तक हमने प्री कंसेप्चुअल प्लानिंग के ऊपर बात करी, गर्भ धारण करने से पहले के ऊपर बात करी, हमें मदर फादर बनने के लिए किन किन चीज़ों की, किन किन चेंजेस की, लाइफ में किन किन चेंजेस की ज़रूरत है उसके बारे में बात करी, आपस के रिश्तों को सुधारने की बात करी. हमने इस बारे में बात करी कि माता पिता का करैक्टर, उनका नेचर, उनकी पर्सनैलिटी जैसी होती है, जैसी उनकी सोच होती है, वैसे ही बच्चे के अंदर वो संस्कार पैदा हो जाते हैं. एट द सेम टाइम अगर माँ बाप चाहें तो वो अपने अंदर बदलाव ला करके भी बच्चे को एक नया चरित्र पैदा बना सकते हैं. जैसा वो चाहें वैसा वैसा ही बच्चा को बना सकते हैं. अब एक बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे, और वो है कि गर्भ के बाद गर्भावस्था के बाद जब शिशु का जन्म होता है तब उसे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? द पोस्ट नेटल केयर ऑफ द पोस्ट नेटल इमोशनल एंड स्पिरिचुअल केयर एंड फॉर द बेबी soon after the birth and for the years ahead. What is that main ingredient which a child requires? बिकॉज खाना कैसा खाना है डॉक्टर्स बता देंगे, गूगल में तो नॉलेज लिख के भरी पड़ी है. क्या पहनना चाहिए बच्चे को, क्या खिलाना चाहिए बच्चे को, कितने महीने के बाद खिलाना चाहिए बच्चे को, कब सॉलिड खिलाना चाहिए, माँ को कैसे रहना चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ये सब आपको नॉलेज सब जगह भरी हुई है. पर अगर वो कोई नहीं बताता आपको तो वो है बच्चे का भावनात्मक विकास. बच्चे के साथ भावनात्मक विकास हम कैसे बनाएं कि बच्चा जितना कष्ट माँ बाप ने 9 महीने सहा है, एक अच्छा इंसान बनाने की इच्छा रखने को सामने रखते हुए उसका वो सुख उन्हें मिल सके, वह संतान सुख उनको वैसा मिल सके. इतना कष्ट साध्य जीवन जो 9 महीने उन्होंने जिया है, उसके बाद उसका रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए. बच्चे का जीवन चरित्र वैसा होना भी चाहिए जैसा वो चाहते हैं. तो इसलिए जन्म के बाद भी हम अपने उत्तरदायित्वों से पीछे अगर हम हट गए, अगर जन्म के बाद इनिशियल कुछ ईयर्स में, कुछ मंथ्स में अगर हमने अपने उत्तरदायित्व, अब ये उत्तरदायित्व हमें कॉन्शियसली पूरे करने पड़ेंगे, विवेकपूर्ण तरीके से पूरे करने पड़ेंगे, बार बार खुद को याद करा के पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि एक छोटी सी कमी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकती है हमारे लिए. तो चलते हैं, शुरू करते हैं. And those who don't know, I am Anuradha, a retired defense officer, a culture generation coach, prenatal wisdom coach, holistic parenting coach, and I am on a mission to build a cultured generation of my country, India, where every child is physically fit, mentally stable, emotionally strong, and culturally rooted, where every baby is healthy and happy. गर्भ के दौरान when the mother was pregnant, तो बच्चे को अपने आप ही सारा पोषण मिलता रहता था, और पोषण के रूप में बच्चे को वो प्यार भी अपने आप मिलता रहता था. वो माँ अपने आप ही, पिता अपने आप ही बच्चे को कुछ मांगना नहीं पड़ता था और वो उसे मिलता रहता था. लेकिन जन्म के बाद बच्चे के सिर्फ खान पान, क्या पहनना है, कब सुलाना है, क्या खिलाना है, सिर्फ इसकी ही आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसको अब एक नई चीज़ की ज़रूरत की आवश्यकता होती है. द चाइल्ड हैज़ अनदर बिगर नीड नाउ, एंड दैट इज़ लव. द लव जो बच्चे को गर्भ के अंदर अपने आप ही मिल रहा था. जब माँ बच्चे के लिए, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा हो, क्या मेडिटेशन करती थी, जब माँ अच्छा खाना खाती थी, जब माँ ने एक आदर्श रूटीन अपने लिए रखी हुई थी ताकि मेरा बच्चा जो पैदा हो तो वो एक स्ट्रॉन्ग बच्चा पैदा हो, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली ऑल्सो एंड इमोशनली ऑल्सो. अब वही चीज़ बच्चे के साथ मम्मी पापा को, और स्पेशली मम्मी को, विवेकपूर्ण तरीके से, धैर्य से और ज़्यादा उदारता से और ज़्यादा कॉन्शियस होके प्रिकॉशन के साथ करनी पड़ेगी. अगर इसमें ज़रा सी भी कमी कर दी गई, ये प्यार और देखभाल
शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी कर दी माँ ने, अपने उत्तरदायित्व में थोड़ी सी भी कमी कर दी, तो जो उसने इतना कष्ट साध्य कार्य किया है 9 महीने का, उसका रिजल्ट उसे संतान के सुख में नहीं मिल पाएगा। और साथ ही साथ बच्चे के विकास में भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। माँ और शिशु के बीच में जन्म के बाद भी ये आदान प्रदान होते रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी ड्यूटीज़ है एक माँ की। नाल कटने के बाद नवजात शिशु स्वतंत्र प्राणी बन जाता है और अब उसका पोषण माँ अपने आहार से और प्यार से करती है। माँ अपने शिशु के विकास की कल्पना करती है कि वह एक मजबूत और स्वतंत्र व्यक्ति बनेगा। शिशु पहले अपनी माँ से, फिर परिवार के अन्य सदस्यों से प्रेम प्राप्त करता है और यहाँ से शुरू होता है उसका प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। माँ जब शिशु को ये स्वतंत्र होते देखती है, जब बच्चा गर्भ में था तो वो एक रॉ था, कोरा कागज़ था, उसे कुछ भी नहीं आता था, वो अपनी हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट था। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के साथ वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल वेट नहीं करता, वो वो अपनी ज़रूरतें मनवा के ही छोड़ता है, अपनी भावनाओं से रो करके, ध्यान आकर्षित करके, और इस तरह से वो स्वतंत्र होने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो माँ के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों से भी प्रेम प्राप्त करता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, और इस तरह से वो समाज में रहना सीखता है। माँ शिशु की जब ये स्वतंत्र होने की प्रक्रिया को देखती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो समझने लायक ये है कि जब वो स्वतंत्र हो रहा है और स्वतंत्र होने की उसकी इच्छा पैदा हो रही है, वो धीरे धीरे अपनी बात को कहना चाहता है, धीरे धीरे अपनी बात मनवाना चाहता है, लेकिन उसमें भी उसके अंदर एक डिज़ायर ऑफ लव होती है। उसके अंदर माँ का प्यार पाने की, समाज का प्यार पाने की, भाई का प्यार पाने की, बहन का प्यार पाने की एक लालसा होती है। तो उसका बहुत गहरा, इस प्रेम की आवश्यकता का बहुत गहरा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। और ऐसे में शिशु का पहला संबंध जो उसके माँ के प्यार से होता है, जो उसके भावी व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उसकी माँ अपने बच्चे के प्रेम के लिए बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाती है। शिशु अपनी माँ को जब छोटा होता है, जब कुछ ही हफ्ते उसको हुए होते हैं, जब उसे कुछ ही हफ्ते हुए होते हैं तो शिशु अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है, हंसता है, किलकारी भरता है। माँ शिशु के व्यवहार को देखकर प्रोत्साहित होती है, निरुत्साहित होती है। इस तरह से बच्चे को आकार देती है। माँ जैसे उसका रिएक्शन करेगी, बच्चे के ऊपर वैसा ही असर होगा। तो बार बार माँ और शिशु का संबंध इतना गहरा होता है कि बच्चा इस बात को भूल ही नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो सोशल रिस्पॉन्सेस को समझने लगता है, फिर उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ने लगता है और रिस्पॉन्ड करने लगता है। धीरे धीरे वो शिशु लोगों से विशिष्ट व्यवहार करने लगता है, फिर अपनी माँ को पहचानने लगता है। लेकिन माँ के बिना वो अकेले रहना पसंद नहीं करता और बार बार अपनी माँ के पास लौटता है। माँ को वो अपने सुरक्षित आधार के रूप में प्रयोग करता है और बार बार उसके ऊपर लौटता है। शिशु स्वतंत्र होकर धीरे धीरे इधर उधर घूमता होता है जैसे जैसे वो बड़ा होता है, लेकिन माँ की उपस्थिति फिर भी जरूरी समझता है। माँ से अगर उसे प्रेम, सद्भावना मिलने लगे तो शिशु का भावनात्मक विकास होने लगता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी अर्ली एजुकेशन शुरू होती है, वो समाज में, स्कूल में जाने लगता है, तो उसके ऊपर नर्सरी स्कूल का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में समाज की, परिवार की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। 3 वर्ष से पहले उसको नर्सरी स्कूल में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि नैतिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षा उसे घर से ही मिलती है। परिवार को भी शिशु को सही वातावरण और प्रेम देना चाहिए, जिससे उसका समुचित विकास हो सके। शिशु का भावनात्मक विकास प्रारंभिक वर्षों में ही हो जाता है, जो उसके भविष्य में, उसके भावनात्मक विकास में, उसके मानसिक विकास में, उसके शारीरिक विकास में उसकी नींव, फाउंडेशन स्टोन है जो उसके लिए। उसके शिशु के विकास में लव, प्रोटेक्शन और गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है।
जन्म से लेकर किशोरावस्था तक उसे निरंतर स्नेह और संरक्षण की आवश्यकता होती है। परिवार और माता पिता जब उसे प्यार से, धैर्य से, विवेक से प्रोत्साहन देकर उसको मार्गदर्शन देते हैं तो वो शिशु को समर्थ और सुसंस्कृत बनाते हैं। वहीं अगर उसके इनिशियल ईयर्स में माता पिता उसकी उपेक्षा करते हैं, उसको डांटते हैं या उसकी फीलिंग्स की उपेक्षा करते हैं, तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। ऐसे में उसका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता। अच्छे विकास वाले बच्चे समाज के लिए लाभकारी होते हैं और वो पॉजिटिवली कंट्रोल करते हैं। What is the family and parental responsibility in the initial years then? परिवार को शिशु की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। जन्म से लेकर के किशोरा अवस्था तक बच्चे की हर नीड को उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। जन्म से लेकर बालक को स्नेह देना चाहिए, संरक्षण देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। इसकी बच्चे को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसके अभाव में बच्चे का शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जो माता पिता ये नहीं कर सकते, जिन बच्चों को ये नहीं मिला होता, वो लव, अफेक्शन, गाइडेंस एंड द बॉन्डिंग उन बच्चों में नॉट ओनली इमोशनल बट ऑल्सो फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट की कमी हो जाती है और ऐसे बच्चे विकृत व्यक्तित्व से अपना और समाज का अहित करने लगते हैं। फिर संपूर्ण परिवार का ये उत्तरदायित्व हो जाता है कि वे बालक को सिर्फ सजाएं नहीं, सिर्फ उसके कपड़ों के बारे में मत सोचें, सिर्फ उसके खाने के बारे में मत सोचें, सिर्फ उसके लिए एक अच्छा घर के बारे में मत सोचें, सिर्फ उसे सुविधा देने की बात ही ना सोचें, वरन ये प्रयत्न भी करें कि जिन्हें जन्म देकर सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाया गया था उसकी उन आवश्यकताओं को भी जुटाएं जिसके लिए वो नैतिक रूप से बंधे हुए हैं। माता पिता को शिशु के नैतिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास के लिए समर्पित होना ही चाहिए। ये उनका उत्तरदायित्व है। उन्हें इसे समझना भी चाहिए और इसे उन्हें निभाना भी चाहिए। आशा है आज की वीडियो से आप इस बात का संक्षेप तो समझ ही गए होंगे कि जिस तरह से गर्भावस्था में पोषण के द्वारा और अपनी आदतों को सुधार करके अपनी रूटीन के द्वारा हम बच्चे को प्यार और संरक्षण और पोषण देते थे, वही चीज़ अब हमें कॉन्शियसली और प्रिकॉशनरी लेवल पे करनी पड़ेगी। हमें उसे दिखाना पड़ेगा, हमें उसका आदान प्रदान करना पड़ेगा। बगैर स्नेह के, संरक्षण के, मार्गदर्शन के बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाता और बच्चे के व्यक्तित्व का विकास अगर ठीक से नहीं हो पाया तो ऐसे बच्चे, उनके अंदर हीनता की भावना पैदा हो जाती है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए माँ बाप और परिवार का योगदान बच्चे के डेवलपमेंट में पोषण, संरक्षण, प्रेम, स्नेह का योगदान बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आहार ही मत दीजिए, सहयोग ही मत दीजिए, स्नेह भी दीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप मेरे इस वीडियो से इन्फ्लुएंस्ड हैं तो मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, उन लोगों तक बढ़ाइए जिन माता पिता को इनकी ज़रूरत है और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। नमस्कार और दिल से धन्यवाद। लेट्स बिल्ड a culture generation together.